कतरा कतरा पिया है मैंने ज़िंदगी को, मगर मेरी शाम का अंजाम अभी बाकी है। और मेरे महबूब ने वादा किया था साथ चलने का, उसी महबूब का पैगाम अभी बाकी है। सांस आहिस्ता चल, कुछ काम अभी बाकी है। मेरा नाम राजकुमार शर्मा है, मैं फार्मा इंडस्ट्री में हूँ। मेरी एक छोटी सी दवाइयों की कंपनी है, ज़ेन केयर फार्मा के नाम से। कहते हैं निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, और वही सृष्टि का रचयिता, वही सृष्टि का पालन करता, तो मैं उसे मानता हूँ, उसके अलावा नहीं। अपने लिए दुनिया जीती है, जो औरों के लिए जीता है इंसान मेरी निगाह में वही है। मेरा जन्म स्थान इसी घर में जहाँ हम आज बैठे हैं, इसी घर में मेरा जन्म हुआ था 1963 में। मेरे पिता श्री M.K. शर्मा, वो दिल्ली में वाइस प्रिंसिपल थे जैन संस्कृत कमर्शियल हाई स्कूल में। मेरी माताजी सरोज शर्मा जी, वो हाउसवाइफ थी। हम 5 भाई बहन हैं, थे मतलब 4 रह गए हैं। सबसे बड़े भाई साहब की डेथ हो गई अभी 1.5 साल पहले। मेरी सिस्टर हैं नीलम शर्मा, वो यहाँ डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी हैं गाज़ियाबाद में, उन्हें ब्याही हैं। मेरे बड़े भाई साहब अनिल शर्मा जी, वो दूरदर्शन में हैं दिल्ली। मेरे उससे छोटे भाई सुनील शर्मा, वो रोहन मोटर्स गाज़ियाबाद में एज एन अकाउंटेंट काम करते हैं। बहुत शैतान मैं शुरू से रहा हूँ और बहुत ज़्यादा रहा हूँ। सारे भाई बहनों में सबसे ज़्यादा शैतान मैं ही था। छोटी छोटी शैतानियाँ होती थी, लेकिन एक शैतानी मैं आपको बता सकता हूँ बचपन की, बड़ी हंसी की बात है। खेलते थे, चोट लग गई, तो हमारे पिताजी एक ही दिन पहले नया तहमत खरीद के लाए थे। अब पट्टी हम ढूंढ रहे थे, अगर मैं माताजी बाज़ार गई थी तो नहीं मिली, तो पिताजी का नया तहमत हाथ में आ गया, तो हमने उसे फाड़ा, और फाड़ा भी नीचे से, ऊपर से नहीं फाड़ा, नीचे से फाड़ा, तो बहुत छोटा हो गया। तो पिताजी शाम को आए लौट के ड्यूटी से अपना, तो उन्होंने तहमत निकाला, और जब उन्होंने तहमत बांधा तो काफ़ी ऊपर तक आ गया था। तब उन्होंने देखा है तो फटा हुआ है। कहते किसने फाड़ा है? अब हमारे मेरे बड़े भाई साहब मेरे साथ थे, जो मुझसे बड़े वाले हैं, 2 साल ही बड़े हैं, वो रोना चालू हो गए पिताजी की आवाज़ सुनते ही। फिर कहा जी इन्होंने, राजकुमार जी ने फाड़ा है। तो हमें बुलाया गया, कह रहे फाड़ना था तो इसे सीधे सीधे फाड़ते, तो उस समय थोड़ी पिटाई हुई, लेकिन हमारे फादर ने बहुत ज़्यादा कभी नहीं मारा। बचपन गुजरा शुरुआत से थोड़ा सा तो अभाव में गुजरता, इस सबका ही गुजरता, जो हमारा एक इंडियन कल्चर रहा है शुरू से। जिस घर में 5 बच्चे होंगे, पिता अकेले कमाने वाले थे, मदर घर में काम करती थी, तो इनकम के सोर्सेज उतने ज़्यादा नहीं थे, सिर्फ एक बंधी हुई तनख्वाह आती थी। वो अलग बात है कि उस समय इतनी महंगाई नहीं थी, तो काम चलता था सब, थोड़ा सा अभाव सबका होता है, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक होता गया। हमारी परवरिश हुई, पढ़ लिख के अपना अपना सबने काम चालू किया, तो आज ईश्वर की कृपा से सब बहुत ही बढ़िया चल रहा है। तो कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि इस मुकाम तक पहुंच जाएंगे जहां तक पहुंचे हैं, क्यों हमें तो क्रिकेट का ही शौक़ था, एक ही शौक़ था शुरू से, क्रिकेट ही खेलते थे। और मुझे बड़ा गर्व होता बताते हुए कि मनोज प्रभाकर जी मेरे क्लासमेट रहे हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। आज गाज़ियाबाद में एकेडमी है, VVIP एकेडमी, उसके मुख्य कोच वही हैं, उन्हीं के हाथों में है। मेरी प्राथमिक शिक्षा ही गाज़ियाबाद से हुई है। शुरुआत हमारी MH प्राइमरी स्कूल से हुई, 5th तक हम यहाँ पे पढ़े। उसके बाद हमारे पिताजी ने हमारा एडमिशन KDB पब्लिक स्कूल है कवि नगर में, वहाँ करवा दिया। उसके बाद 8th तक हम वहाँ पढ़े। उसके बाद हम फिर लौट के हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, वो सब मैंने यहीं से किया MH कॉलेज से। उसके बाद मैं फार्मेसी करने चला गया था हरियाणा, गांधी फार्मेसी कॉलेज से फार्मासिस्ट का डिप्लोमा किया था। फार्मेसी की, उसके बाद वापस आए तो दिमाग में एक ही चीज़ थी कि अब फार्मेसी तो कर ली, अब आगे जॉब कैसे मिलेगा। तभी मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे आइडिया दी कि मेडिकल रैप, इनिशियली आप मेडिकल रैप का जॉब कर लो, उसके बाद एज ए फार्मासिस्ट किसी भी हॉस्पिटल में आपकी जॉब लग जाएगी। तो एक कंपनी थी त्रिभुवन इंजेक्टेबल्स, दिल्ली की कंपनी है, इंजेक्शंस बनाते हैं। वहाँ इंटरव्यू देने गए दिल्ली, तो ईश्वर का साथ था, सिलेक्शन हो गया। तो उस वक्त मुझे आज भी ध्यान है 90 में मैंने 700 रुपये मेरी सैलरी थी,
तो मैंने 700 रुपये से अपनी लाइफ का आगाज़ किया था। उसके बाद फिर करीब 8-9 महीने मैंने काम किया त्रिभुवन इंजेक्टेबल्स के साथ। उसके बाद ब्लू क्रॉस कंपनी है बॉम्बे की, उससे मुझे कॉल आई, फिर मैं बॉम्बे गया इंटरव्यू देने, वहाँ भी पहली बार में सिलेक्शन हो गया। उसके बाद फिर ज़िंदगी में दोबारा पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी और मैंने लगातार ब्लू क्रॉस में 3 साल इंडिया टॉप किया है एज ए रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद फिर माइक्रो ज्वाइन की, माइक्रो लैब बेंगलोर की कंपनी है, उसमें मैंने 9.5 साल काम किया और 2008 में मैंने छोड़ दी थी माइक्रो। उसके बाद फिर अपना काम स्टार्ट किया। तो आज मेरी अपनी छोटी सी कंपनी है एक, जेन केयर फार्मा के नाम से, 2014 से स्टार्ट किया है। उससे पहले मैं एसोसिएशन में काम कर रहा था 2-3 लोगों के साथ, लेकिन वो चला नहीं। फिर दिमाग में एक ही विचार आया कि क्यों ना अपना ही काम चालू किया जाए, किसी के साथ काम नहीं करना। तो आज मेरी कंपनी है तो मैं अपना लिमिटेड काम करता हूँ। जितने मेरे प्रोडक्ट हैं 14-15 वो मैं खुद ही मार्केटिंग करता हूँ। मैंने नीचे किसी को भी नहीं रखा हुआ अपने काम के लिए, वो सारा काम मेरा अपना ही है, वन मैन शो। मेरी शादी 89 में की घर वालों ने, मैं नहीं कहूँगा हुई, की। तो एक दिन मैं प्रैक्टिस करके शाम को आया था तो मेरे पिताजी और मेरे बहनोई यहीं बैठे थे। उन्होंने आवाज़ दे के बुलाया, राजू इधर आओ, मेरा घर का नाम राजू है, कि तुम्हारी शादी पक्की कर दी। मैंने कहा कर दी तो फिर उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। कहते आप लड़की देखा ना जाके। मैंने कहा अगर जाके मैं मना कर दूं कि नहीं मुझे शादी नहीं करनी, फिर आपने पक्की कर दी, ठीक है, वो आपका प्रिविलेज है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो 89 में मेरी शादी हुई। मेरी वाइफ का नाम वीना है। देखिए तो पुराने समय से ही कहा जाता है कि हर इंसान के पीछे सफलता जितनी भी मुझे मिली है उसमें सबकी पत्नियों का ही हाथ होता है। अगर पत्नी की सपोर्ट ना हो तो आदमी शायद कुछ भी नहीं कर पाएगा लाइफ में। तो पत्नी का मेरा सपोर्ट पूरा रहा है। कभी उन्होंने मुझे अब जैसे रोटरी में हमारी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, कभी उनके बिना भी जाना होता है, रात को 1 भी बज जाता है, 1:30 भी बज जाता है, तो कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप समय आ रहे हो घर पे। तो ये सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। और हर पत्नी को पति को सपोर्ट करना चाहिए, हर पति को पत्नी को सपोर्ट करना चाहिए, तभी घर चलता है। मेरे 2 बच्चे हैं। बेटी का नाम गुंजन है, बेटी मेरी ओकाया इंटरनेशनल में HR में है। और मेरे बेटा है छोटा, उससे करीब 2.5 साल छोटा है, उसका नाम आकाश है। आकाश मेरा बेटा जो है एरिक्सन में मैनेजर है। मेरी माताजी गृहिणी थी, तो उनसे तो एक ही संस्कार मिला कि किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी, किसी को धोखा नहीं देना, और जो बोलना है, हमारी माताजी की आदत थी कि जो बोलती थी मुंह पे बोलती थी, कभी उन्होंने किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं की। तो वही संस्कार हमें मिले हैं। पिताजी क्योंकि टीचर थे तो उनका एक ही संदेश होता था कि बेटा कोई काम ऐसा मत करना, कोई शिकायत ऐसी आए जिसे मैं कवर ना कर पाऊँ। तो सारी उम्र में हमने अपने पिताजी का वही संदेश अपने आत्मसात किया और उसी पे आज तक चल रहे हैं। मेरे फादर से मुझे प्रेरणा मिली, जो मैंने आपको बताया था कि आज भी मैं अपने फादर ने जो मुझे संस्कार दिए, उन्हीं संस्कारों का एक मैंने रास्ता बनाया और उसी रास्ते पे आज भी चल रहा हूँ। और जब तक ज़िंदा रहूँगा अपने पिताजी के संस्कार जो उन्होंने दिए हैं और जो उनका संदेश था हमारे लिए, सब भाई बहनों के लिए, उस संदेश के आधार पर ही सारा जीवन व्यतीत करूँगा। ऑफिशियली तो कहते ही हैं सब कि मेहनत, ईमानदारी, परिश्रम, कठिन परिश्रम, सारी चीज़ें ही होती हैं। मुझे वो भी दिन याद है कि जब मुझे कासगंज, जेटा और मैनपुरी और राजघाट, मैं सुबह जनवरी के महीने में 3 बजे उठता था। 3 बजे उठ के मैं 4 बजे नहा धो के 4:30 बजे नाश्ता करके, तो मेरे बड़े भाई सब जो साथ रहते हैं, वही मुझे यहाँ से करीब 7 किलोमीटर दूर से बस मिलती थी उस समय। और मेरे साथ 5 बार ऐसा इंसिडेंट हुआ कि कोई सीट खाली नहीं थी, पीछे से पूरी बस पैक थी। तो मुझे कंडक्टर के पीछे जो पायदान बने होते हैं दरवाजे पे, वहाँ बैठ के राजघाट तक, यहाँ से उस समय करीब 8 घंटे लगते थे क्योंकि रोड्स बहुत ख़राब थी। तो सुबह 5 बजे चल के मैं करीब 12 बजे राजघाट पहुँचा, वहीं बैठे बैठे। तो वो भी सारे परिश्रम के बिना कुछ नहीं होता ज़िंदगी में, और परिश्रम ही मूल मंत्र होता है हर सफलता का। अगर आप वास्तविक रूप से चुनौती की बात करें तो आज तक शायद मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती
जब मेरे फादर और मदर 1.25 साल के अंतर पे गए दुनिया छोड़ के, मेरे लिए उस चुनौती का सामना करना शायद मेरी जीवन का सबसे मुश्किल कार्य था। वो स्थिति मेरी डिप्रेशन वाली स्थिति थी कि उनके जाने के बाद एकदम अचानक ऐसा लगा कि अब ज़िंदगी बिल्कुल समाप्ति की ओर है। एक अंधेरी दीवार सामने थी, उसे पार करना बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन विल पावर के बिना ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होता, इच्छा शक्ति थी। फिर ये भी लगा कि माँ बाप तो गए, बच्चे हैं, 2 छोटे छोटे हैं, उनके लिए जीना ज़रूरी है। तो फिर दिमाग में वही चीज़ आई कि अब माता पिता तो गए, तो जो हैं उनके लिए जीना ज़रूरी है, तो जीना तो है ही। तो उसी एक संदेश अंदर से पिताजी की तरफ से आया, माताजी की तरफ से आया, तो उसी संदेश के आधार पे फिर उस चुनौती से बाहर निकला। मेरी ज़िंदगी में ईश्वर की ऐसी कृपा रही है कि चुनौती के नाम पे, उसके अलावा मेरी लाइफ में अभी तक कोई चुनौती नहीं है। मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट, हर आदमी का एक शादी होती है, शादी के बाद सबकी ज़िंदगी अपने आप ही चेंज हो जाती है, परिवर्तित हो ही जाती है। रोज परिवर्तन वही होता है, शादी टर्निंग पॉइंट सबका होता, मेरा भी वही था। और जब बच्चे पैदा हुए, मेरी बेटी जब आई इस धरती पे, तब मुझे एक बार ऐसा लगा कि अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं इनके लिए ऐसा कुछ करूं ताकि इन्हें जीवन में कोई परेशानी ना हो। जो भी मेरी कोशिशें थी सिर्फ अपने बच्चों को एक लायक बनाने की, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाने के लिए थी, और शायद ईश्वर की कृपा से मैं उसमें सफल भी रहा। जहाँ तक मेरे उठने का सवाल है, मैं थोड़ा लेट उठता हूँ कि मुझे उठने में करीब 7:30-8 बज जाते हैं। उसके बाद मैं अपना डेली मेरा रूटीन है, थोड़ा सा नहा धो के मैं ईश्वर का नाम ज़रूर लेता हूँ 5 मिनट। सूर्य को जल देना, मैंने पौधे अपने लगा रखे हैं घर में, तो मैं सुबह की चाय भी जो पीता हूँ वो अपने सारे पौधों को पानी दे के तब मैं चाय पीता हूँ। उसके बाद मैं अपने काम पे निकल जाता हूँ, क्योंकि मार्केटिंग मेरा काम है, वो सारे दिन का 24 घंटे का काम होता है। उसे करके वापस आते हैं, फिर रोटरी का काम है, रोटरी की मीटिंग्स वगैरह हैं। तो मेरे सुबह देर से उठने का रीज़न यही है क्योंकि हमारी मीटिंग्स चलती हैं, लेट नाइट चलती हैं। तो रात को कभी भी, मैं आज तक, मुझे पिछले 20-25 साल से नहीं ध्यान कि मैं 1 बजे से पहले कभी सोया हूँ रात को। वही रीज़न है कि सुबह 7:30 बजे उठना होता, उससे पहले नहीं उठा जाता। और फिर शाम को मैं अपना 3 बजे, अपने 3:30 बजे काम करके वापस आता हूँ। 5 बजे मैं जिम चला जाता हूँ। मैं आज भी पूरी एक्सरसाइज करता हूँ 1 घंटा, 5:30 से 6:30 पौने 7 तक मेरा जिम का टाइम होता है। उसके बाद फ्रेंड्स के साथ अपना 1-1.5 घंटा, घर पे 11-11:30 बजे आके डिनर करने के बाद 1-1.5 घंटा स्पोर्ट्स चैनल के, स्पोर्ट्स का मुझे शौक़ है, तो वो 1 बजे के करीब मेरा सोना होता है रात। जीवन की परिभाषा तो आदमी को ईश्वर ने, खुदा ने इस धरती पे जिस पर्पस से भेजा है, जिस कार्य के लिए भेजा है, उस कार्य को सफलतापूर्वक निभा ले। जीवन की परिभाषा मेरी निगाह में तो यही है, क्योंकि हर आदमी इस धरती पे कार्य विशेष के लिए जन्म लेता है। जैसे आप हैं, आप अपना कार्य कर रहे हैं, आप इसी काम के लिए धरती पर आए थे। सचिन तेंदुलकर धरती पे क्रिकेट खेलने के लिए आए थे, और उनकी जो पहचान है एक क्रिकेटर के रूप में है। मुझे लगता है कि मुझे ईश्वर ने इस धरती पे सिर्फ इसी काम के लिए भेजा था जो काम मैं आज कर रहा हूँ। तो जीवन की परिभाषा मेरी निगाह में तो सिर्फ यही है कि जो काम आदमी को दिया है ऊपर वाले ने, कुदरत ने, उसे सफलतापूर्वक निभा ले। घूमने का मुझे शौक़ है। मैंने शायद हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा सारा देखा हुआ है। ओली तक मैं गया हूँ, उसके अलावा आपका नैनीताल, मसूरी, घूमने का मुझे बहुत शौक़ है। अभी करीब 15-20 दिन में, महीने में एक बार चले ही जाते हैं 1-2 दिन के लिए। क्रिकेट और संगीत 2 मेरी हॉबीज़ हैं। लिखने का भी शौक़ है मुझे थोड़ा बहुत। पसंदीदा सिंगर तो मेरे रफ़ी साहब, मुकेश रॉय और फिर किशोर जी मेरे पसंदीदा सिंगर रहे हैं शुरू से। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई,
काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई, काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला, गुपचुप तमाशा देखे वाह रे तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। मूवी देखने का मुझे बहुत शौक़ है और मेरी शायद लाइफ की सबसे खूबसूरत फिल्म कहूँ या यादगार फिल्म आज भी वो आती है, उसे मैं रात को 2:30-3 बजे तक भी देख सकता हूँ। तीसरी कसम राज कपूर जी की फिल्म थी, वो मेरी अब तक की सबसे पसंदीदा फिल्म है। मुझे सबसे बढ़िया दिलीप कुमार जी लगते थे। उसके बाद तो बलराज साहनी से बढ़िया मुझे एक्टर कोई नहीं लगा। बलराज साहनी, संजीव कुमार, दोनों ही मेरी निगाह में सबसे बढ़िया एक्टर इंडस्ट्री के वो दोनों थे। और मुझे लिखने का शौक़ थोड़ा सा है, तो मैं 2-4 पंक्ति वो भी आपके सवाल के अलावा सुना देता हूँ कि गम के एहसास को सीने में दबा कर रखिए, गम के एहसास को सीने में दबा कर रखिए, अपनी पलकों में इन अश्कों को छुपा कर रखिए, ना कोई जान सके दर्द की हकीकत को, कि ना कोई जान सके दर्द की हकीकत को, अपनी मुस्कान को होठों पे सजा कर रखिए। और कौन देता है किसी गैर के गम को कांधा, कौन देता है किसी गैर के गम को कांधा, हों भले 4 मगर दोस्त बना कर रखिए। और मौत का क्या है कभी भी कहीं भी आ जाए, कि मौत का क्या है कभी भी कहीं भी आ जाए, आखिरी कूच का सामान सजा कर रखिए, गम के एहसास को सीने में दबा कर रखिए। जैसे वो उम्र हमारी हो रही है 50 से ऊपर, तो फिर ग्रेस पीरियड ही चलता है। उस पर मैंने लिखा था कि सांस आहिस्ता चल, सांस आहिस्ता चल, कुछ काम अभी बाकी है, सांस आहिस्ता चल, कुछ काम अभी बाकी है, दिन तो ढलने लगा, दिन तो ढलने लगा, पर शाम अभी बाकी है। और अभी मैं खाने में हूँ, अभी मैं खाने में हूँ, फिर तुझको भी जल्दी क्या है, कि अभी मैं खाने में हूँ, फिर तुझको भी जल्दी क्या है, सिर्फ बोतल ढली है, जाम अभी बाकी है। और कतरा कतरा पिया है मैंने ज़िंदगी को मगर, कतरा कतरा पिया है मैंने ज़िंदगी को मगर, मेरी शाम का अंजाम अभी बाकी है। और मेरे महबूब ने वादा किया था साथ चलने का, मौत, कि मेरे महबूब ने वादा किया था साथ चलने का, उसी महबूब का पैगाम अभी बाकी है, सांस आहिस्ता चल, कुछ काम अभी बाकी है। मैं तो सिर्फ एक बात मानता हूँ, अगर आप कोई टारगेट फिक्स करते हैं, आप ये सोच लें कि आपको ये काम करना है, तो फिर एनर्जी तो इंटरनल डेवलप होती है, इंटरनल ही डेवलप होती है। आपके अंतरात्मा कहती है, आपका शरीर आपकी बात, आपके दिमाग की बात सुनता है आपका शरीर। अगर आप चाहेंगे कि आपका दिमाग कह रहा है सो जाओ, तो आप सो जाओगे। आपका दिमाग कहेगा नहीं आपको उठना है, उठ के ये काम करना है, इसे समाप्त करना है, तो फिर आप उठोगे उठोगे। कोई दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। अगर आप सेल्फ कमिटेड है, सेल्फ कमिटमेंट आपका है, तो फिर एनर्जी अपने आप डेवलप होती है, उसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। धर्म का जहाँ तक सवाल है, तो मैं तो सिर्फ ईश्वर में विश्वास करता हूँ और मैं सिर्फ ईश्वर का ही नाम लेता हूँ। मेरे लिए कोई धर्म मान्यता नहीं रखता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ नहीं। मैं तो सिर्फ निराकार को मानता हूँ, ओम, ओमकार, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। कहते हैं निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, और वही सृष्टि का रचयिता, वही सृष्टि का पालन करता, तो मैं उसे मानता हूँ, उसके अलावा नहीं। मैं 93 से रोटेरियन हूँ, करीब 28 साल मुझे हो चुके हैं रोटरी में। 2006-07 में मैं अपने क्लब का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। अब एक हमने नया क्लब बनाया रोटरी का, जो सेंचुरी, उसका मैं इस साल प्रेसिडेंट हूँ। और रोटरी में जहाँ तक सवाल है सर्विस का, तो रोटरी का सिर्फ काम ही ज़रूरतमंदों को सहायता करना है। कि रोटरी की स्थापना 1905 में हुई थी अमेरिका में। वहाँ पे पॉल हैरिस थे एक हमारे, जो इसके सूत्रधार थे रोटरी के। तो 1905 में जैसे 4-5 लोग बैठते हैं कभी शाम को,
अपने आपस में कहने खाने पीने के लिए, हंसी मजाक के लिए। तो उनके दिमाग में एक आइडिया है कि हम 4 तो हैं और हम आपस में अपने लिए सब कुछ करते हैं, क्यों ना धीरे धीरे बढ़ा के सोसाइटी को सर्व करना चालू करें। उस एक आइडिया ने पूरा का पूरा रोटरी को सूत्रधार किया, स्थापना की रोटरी की, और धीरे धीरे बढ़ता गया। बढ़ते आज जहाँ तक मेरी नॉलेज है पूरे वर्ल्ड में करीब 35,000 रोटरी क्लब हैं और करीब 13 लाख रोटेरियन आज की डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड हैं। हमारे हिंदुस्तान में करीब 3.5 लाख रोटेरियन हैं। और रोटरी का सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि हम किसी से कोई डोनेशन नहीं लेते। हमारे जितने खर्चे होते हैं सारे के सारे हमारे रोटरी के ड्यूज़ होते हैं, क्लब के ड्यूज़। तो जितनी भी हम सोशल सर्विसेज करते हैं सब अपनी जेब से करते हैं। कभी हमने आज तक किसी रोटरी की हिस्ट्री में कभी किसी से हमने डोनेशन नहीं लिया। और डोनेशन जो देते हैं रोटेरियंस ही देते हैं, बाहर से किसी संस्था से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है किसी भी डोनेशन के हिसाब से। जैसे बाकी संस्थाओं में आता है डोनेशन कि किसी को उसने उद्योगपति ने किसी रोटरी को कभी दान दिया हो, कभी आप नहीं सुनेंगे। तो हमारा काम जो है अपनी जेब से ही हम सेवा करते हैं, जितनी भी कर पाते हैं, जितनी कैपेसिटी सबकी होती है, और उसी से हम सब कुछ करते हैं। और रोटरी का सबसे बड़ा आपने पल्स पोलियो, उसका पोलियो का नाम भी सुना होगा। तो रोटरी अकेली संस्था है जिसकी वजह से आज पोलियो का कोई भी केस ऑल ओवर वर्ल्ड पूरा पोलियो समाप्त हो चुका है। और ये पीछे से 2 केस आए थे, वो भी डाउटफुल थे, एक अफ़गानिस्तान में, एक पाकिस्तान में। और शायद हमारी एनुअल रिपोर्ट अब जब आएगी तो उसमें शायद वो दोनों भी नहीं होंगे। लेकिन हमारी संस्था ऐसी है जो हर ज़रूरतमंद तक पहुंचती है। आधारभूत ज़रूरतें आदमियों की जो होती हैं, जैसे अभी कोरोना का टाइम आया, उस समय लोगों को जब इसकी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई तो हमारे रोटरी ने बहुत हेल्प की है लोगों की। लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, उस समय भी रोटरी के हमारे गवर्नर्स जितने भी हैं रोटरी के, सब ने बहुत हेल्प की लोगों की। खाना, शायद इतना खाना किसी संस्था ने आज कोरोना उसके काल में लोगों को मुहैया नहीं करवाया होगा जितना रोटरी ने करवाया। अभी फ्री वैक्सीनेशन कैंप बहुत लगाए हमने, लगातार भी लग रहे हैं हमारी रोटरी की तरफ से। ये कैंप हमारा हर बुधवार को लगता है, परमानेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें 1 रुपया भी किसी से चार्ज नहीं किया जाता। मैं रोटेरियन हूँ, मुझे ये कहते हुए गर्व होता है। और हमारी संस्था ने बहुत हेल्प की कोरोना के टाइम में भी। सपने हर इंसान देखता है, मैं भी देखता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कोई सपना नहीं देखा कि मुझे बहुत कुछ करना है। मैं अपनी लाइफ से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, मुझे इस मुकाम पे पहुँचना है। एक था कि एक सीधा साधा रास्ता, सरल रास्ता, जहाँ टेंशन ना हो बस। तो आज भी मेरे दिमाग में ऐसा कोई सपना नहीं है कि मुझे ये इकट्ठा करना है, इकट्ठा करना है। जो है बहुत है और ईश्वर ने इतना दे रखा है। कोई ऐसा सपना नहीं है कि मुझे कोई ताजमहल या इस तरह की कोई ऐसी अचीवमेंट करनी है लाइफ में। मैं अपनी लाइफ से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। मेरे लाइफ में मेरे पिता का सपोर्ट सबसे ज़्यादा था, क्योंकि जब भी मुझे किसी भी तरह की कोई समस्या आई, मैंने अपने पिता के अलावा किसी से उस समस्या को शेयर नहीं किया। और मुझे वहाँ से बड़ा पॉजिटिव और बहुत ही एक सुलझा हुआ विचार आता था सामने, रिजल्ट जिसे कहते हैं, कि बेटा ऐसे करके देख ले। वो हमेशा कहते थे कि तुम जो काम करते हो तुम्हारी लाइन का हमें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस, हमारा अनुभव जो कहता है वो ये कहता है कि ऐसे करके देख लो, शायद ठीक हो जाए। तो वही किया सारी उम्र, और उनके सारे आइडियाज़ ने सफलता ही प्रदान की है। उनका आशीर्वाद है आज भी। आज हम जिस मुकाम पे अपने माता पिता के आशीर्वाद से ही हैं। नेक्स्ट जनरेशन को मेरा तो सिर्फ सीधा सीधा एक ही संदेश है कि अपने देश से प्रेम करो, मानवता के लिए जियो। अपने लिए दुनिया जीती है, जो औरों के लिए जीता है इंसान मेरी निगाह में वही है। अपने बच्चों को और वाइफ को एक ही मैसेज जो मुझे अपने पिताजी से मिला, मैंने आगे वही दिया है। अपने बच्चों को भी मैंने हमेशा यही कहा है कि बेटा किसी को धोखा नहीं देना ज़िंदगी में, किसी के साथ अन्याय नहीं करना। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितनी हेल्प कर सकते हो उतनी हेल्प करो, लेकिन किसी की बद्दुआएं मत लो। कि बद्दुआ तो कहते हैं ना कि गरीब की बद्दुआ तो लोहे को भी गला देती है। बद्दुआ कभी किसी की नहीं लेनी। अगर किसी का भला नहीं कर सकते, कम से कम उसका बुरा मत करो।